नमस्कार विद्यार्थियों। काव्य प्रकाश जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एग्जाम और उसके जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट है। स्टार्ट से जब से अपन ने क्लासों को स्टार्ट किया है, टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है, तब से एक चीज मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूं और वह यह है कि काव्य शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र में जो भी अपने सिलेबस में है, हो सकता है नाट्य शास्त्र हो सकता है, काव्य प्रकाश हो सकता है, साहित्य दर्पण हो सकता है, दश रूपक हो सकता है, कन्यालोक हो सकती है। ये सारे काव्य शास्त्र के जो भी ग्रंथ हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम है उसमें कह सकते हैं कि अगर चयन सिलेक्शन अगर लेना है तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना होगा। इस यूनिट में भी जो सबसे ज्यादा जिसका वेटेज रहता है वो काव्य प्रकाश जो है उसका रहता है, इसलिए आपको काव्य प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और ये चीज हमेशा जब से मैंने क्लासों को लेना प्रारंभ किया है तब से मैं ये चीज शेयर करता ही हूं, क्योंकि ये काव्य शास्त्र वाली यूनिट के अगर क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरह से चले जाते हैं, एक तो काव्य शास्त्र और दूसरा जो है आधुनिक अर्वाचीन कवि, आधुनिक अर्वाचीन कवि, इन दोनों यूनिटों के क्वेश्चन अगर आपके बहुत अच्छी तरह से चले जाते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। मैं ये जो बता रहा हूं वो मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मेरे भी काव्य प्रकाश के क्वेश्चन जब मैंने कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया था तब बहुत अच्छे ये इस यूनिट के क्वेश्चन गए थे। और आधुनिक अर्वाचीन कवि के जो क्वेश्चन थे उसमें 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में से मेरे 24 जो क्वेश्चन थे वो सही हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों यूनिट है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इन दोनों यूनिटों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के प्रश्न कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है, कहां पर गलती होने की संभावनाएं हैं, इन सारी चीजों को अपन देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है वह है ध्वनि सिद्धांतस्य मूल आधारः अस्ति। ध्वनि सिद्धांत जो है उस ध्वनि सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है? तो ध्वनि सिद्धांत जो है वह वैयाकरणों के स्फोटवाद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वैयाकरणों के स्फोटवाद से। कहां से लिया गया है? इसका जो आधार है वह स्फोटवाद है। ठीक है, अब स्फोटवाद कहते किसको है? तो क्या होता है, कोई भी ध्वनि, कोई भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि मैंने उच्चारण किया राकेश, इसका उच्चारण किया राकेश, पहले रा का उच्चारण किया, फिर के का उच्चारण किया, फिर श का उच्चारण किया। तो जब सामने वाले जो भी इस शब्द को सुन रहा है उसके कर्ण विवर पर, उसके कर्ण में सबसे पहले रा शब्द पहुंचा, रा शब्द के पहुंचने के बाद वह उसका जो ज्ञान है उसको साइड में रखता है। उसके बाद के जो ध्वनि है वह पहुंचती है, वह फिर साइड में रहती है, और फिर जो है अंतिम रूप में श ध्वनि जो है वह पहुंचती है। लेकिन क्या श ध्वनि पहुंचने के बाद उस सामने वाला जो श्रोता है उसको श का ही ज्ञान हुआ? नहीं, उसके पहले जो पूर्व संस्कार थे, पूर्व संस्कार में उन्होंने रा और के की ध्वनि का श्रवण किया था। वह जो पूर्व संस्कार है वह उसके मस्तिष्क पटल में विद्यमान रहते हैं, और वह पूर्व विद्यमान संस्कार और अंतिम ध्वनि वो दोनों मिल करके इस संपूर्ण शब्द का ज्ञान करवाते हैं, और इसी को जो कहते हैं वह स्फोटवाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्फोटवाद कहते हैं। क्लियर हो गया? स्फोटवाद किसको कहते हैं? क्लियर? और जो स्फोटवाद है वही ध्वनि सिद्धांत जो है उस ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है। ठीक है, बहुत डीप में है। वैसे स्फोटवाद कहते किसको ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि स्फोटवाद क्या है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं वह इस आधार पे मैं बता रहा हूं कि जब इंटरव्यू होगा आपका, है ना, आप सबका सिलेक्शन होगा, आप सबका इंटरव्यू कॉल होगा आरपीएससी के द्वारा, जब इंटरव्यू कॉल होगा तब वहां पे इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है।
इस तरह के प्रश्नों का वहां पर पूछा जाता है। जब अपनी आपके एग्जाम हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद इन सारी चीजों को भी अपन शेयर करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, किन किन को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू का क्या आधार होता है, किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है, इन सारी चीजों को अपन करेंगे। लेकिन अभी जो समय है वह अभी सब्जेक्ट पर फोकस करने का समय है, और जैसे ही आपके एग्जाम होंगे इसके बाद अपन इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे कि मेरा इंटरव्यू क्या था, कैसा रहा था, मेरे को क्या प्रश्न पूछे गए थे। इन सारी चीजों को अपन बाद में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ मकसद यह है कि पहले अपना इंटरव्यू कॉल हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है कि ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार जो है वह स्फोटवाद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम इति केन उक्तम। ये जो काव्य लक्षण है वह किसने दिया? देखिए, ध्वन्यालोक में ध्वनि के विरोध में 3 मत प्रचलित हैं। एक तो है अभाववादी, पहला तो है अभाववादी, दूसरा जो मत है वह है भाक्तवादी, तीसरा जो मत है वह है अलक्षणीयतावादी। अब ये तीनों हैं वह काव्य के लक्षण अलग अलग करते हैं। एक तो ये कहता है अभाववादी, शब्दार्थ शरीरः तावत् काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम, ये कहते हैं अभाववादी। उसके साथ में ये बात जो है सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, ये जो बात है वो भी अभाववादी ही कहते हैं। भाक्तवादी क्या कहते हैं? भक्ति ध्वने लक्षणम, भक्ति ध्वनि लक्षणम। ये जो है वह कौन कहता है? भाक्तवादी। भक्ति का मतलब होता है लक्षणा। भक्ति का मतलब क्या होता है? लक्षणा जो है वह होती है। और अलक्षणीयतावादी वह कहते हैं ध्वनेस तत्वम गिराम गोचरः, ध्वनेस तत्वम गिराम गोचरः। ये चीज जो है वह कौन कहता है? तो ये जो बात है वह अलक्षणीय और अलक्षणीयतावादी जो है वह कहते हैं सहृदय सहृदय हृदय संवेद्य समाख्यातवन्तः, समाख्यातवन्तः। ये जो बात है वह अलक्षणीयतावादी कहते हैं। ठीक है, अभाववादी क्या कहते हैं, भाक्तवादी क्या कहते हैं, और अलक्षणीयतावादी क्या कहते हैं? ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अभाववादी क्या कह रहे हैं, भाक्तवादी क्या कह रहे हैं, और अलक्षणीयतावादी जो है वह ध्वनि का जो लक्षण है वह क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात है सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, ये जो है वह अभाववादिना उत्तम, अभाववादी जो है वह ये बात है जो है वह कहते हैं। देखिए, जो अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी, ये तीनों जो हैं इनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, इनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। और आपको इन तीनों के मत जो हैं, इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपको देख करके ही जाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य नास्ति, ध्वनि के विरोध में देखो पूर्ववर्ती और परवर्ती दो जो है इसके ध्वनि विरोध के मत थे, और उसमें पूर्ववर्ती जो मत थे, ध्वनि विरोध में पूर्ववर्ती जो मत है वह तो अपन ने देख लिए, अभाववादी, भक्तवादी और अलक्षणीयतावादी। परवादी जो मत है उसमें जो है वह एक तो है भट्ट नायक,
कुंतक, हेमेंद्र और हैं महिम भट्ट। कौन है? महिम भट्ट। ये जो है, ये आचार्य जो हैं वह परवर्ती ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। कौन है? परवर्ती ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ये जो है वह ध्वनि का विरोध करते हैं। भट्टनायक, कुंतक, क्षेमेंद्र और महिम भट्ट। ठीक है, तो इसमें ध्वनि विरोधी आचार्य नास्ति कौन से नहीं है? जो ध्वनि विरोधी आचार्य मम्मट जो है वह ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको आपको देख लेना। पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्यों का जो मत है उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि कतिविध। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो ध्वनि है उस ध्वनि के कितने भेद हैं? तो ध्वनि के सबसे पहले तो हो गए अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि। दूसरा जो है वह हो गया विवक्षित वाच्य ध्वनि। एक तो हो गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा जो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है उसके फिर से दो प्रकार। कितने प्रकार हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि के? अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। इसके फिर से दो प्रकार, एक तो है अर्थांतर संक्रमित और दूसरी जो इसका प्रकार है वह है अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। और विवक्षित वाच्य जो ध्वनि है उसके भी दो प्रकार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं, असंलक्ष्य क्रम और संलक्ष्य क्रम। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और जो है वह है संलक्ष्य क्रम ध्वनि। ये दो भेद इसके भी हो जाते हैं। अब ये पूछा गया है अविवक्षित वाच्य ध्वनि कतिविध। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वह कितने प्रकार की है? तो दो प्रकार की है, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कस्मिन अलंकारे प्रतीयमानार्थस्य सत्ता न भवति। किस अलंकार में प्रतीयमानार्थ जो है उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है? और तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रतीयमानार्थ की तुलना किससे की गई है? तो अंगनासु, बोलिए, अंगनासु लावण्यम इव। अंगनासु लावण्यम इव। ठीक है, ये प्रतीयमानार्थ की तुलना की गई है। प्रतीयमानार्थ की प्रतीति के योग्य जो अलंकार हैं उनकी संख्या जो है वह है 8 अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? 8 अलंकार। और उसमें कौन कौन से हैं? तो एक तो है समासोक्ति, दूसरा है विशेषोक्ति, तीसरा है पर्यायोक्ति, चौथा है आक्षेप। ठीक है, चौथा आक्षेप। जो पांचवा अलंकार है वह है संकर, दीपक, संकर, दीपक
अपन्नुति, और आठवां जो है वह है अप्रस्तुत प्रशंसा। ये 8 अलंकार ऐसे हैं जिनमें प्रतीयमानार्थ की सत्ता होती है, प्रतीयमानार्थ को स्वीकार किया गया है। वो कौन कौन से अलंकार हैं? तो ये सारे 8 अलंकार हैं जिनमें ये प्रतीयमानार्थ की प्रतीति होती है। लेकिन इसमें कौन सा विकल्प है जिसमें प्रतीयमानार्थ की सत्ता नहीं है? तो समासोक्ति में तो होती है, विशेषोक्ति में भी होती है, संकर में भी होती है, और इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। जो उपमा है उस उपमा में इसकी जो उपमा अलंकार है उस उपमा अलंकार में प्रतीयमानार्थ की प्रतीति जो है वह नहीं होती है। इसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारी एग्जाम था उस पर हमारे 1.0 और 2.0 दो टेस्ट सीरीज का हमने आयोजन किया था, और लगभग 2100 के आसपास क्वेश्चन जो थे इनका कलेक्शन इस टेस्ट सीरीज में था। बहुत से लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आगामी हमारे जो आने वाली टेस्ट सीरीज है वह एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत साहित्य और सामान्य संस्कृत, इन दोनों एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है वह आने वाली है। इसके बाद में ही स्कूल व्याख्याता सामान्य शिक्षा जो भर्ती होने वाली है उसके वीडियो लेक्चर पूरा जो कोर्स है उसको भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ में ही संस्कृत डिपार्टमेंट का जो स्कूल व्याख्याता उसका संस्कृत साहित्य जो है उस संस्कृत साहित्य के नोट्स और उसके साथ में उसके वीडियो लेक्चर वो भी बहुत जल्दी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आने वाले हैं। संस्कृत साहित्य जो है वह आप सभी को मैं बता देते हैं कि संस्कृत साहित्य का जो सिलेबस है वह अपने आप में चंद्रालोक है, और उसके साथ में मेघदूत भी वहां पर है, प्रतिमा नाटक उसमें है। थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है लेकिन आप और हम मिलकर के उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला भी है। अगला प्रश्न, विश्वनाथेन काव्य लक्षण विचारे कस्य मतस्य खंडनम न कृतम। विश्वनाथ जो है इन्होंने काव्य के लक्षण के विचार करने में किसके मत का खंडन नहीं किया है? तो विश्वनाथ ने कितने आचार्यों के काव्यों का खंडन किया है? तो 5 आचार्य। कितने आचार्यों का खंडन किया है इसने? तो 5 आचार्यों का खंडन किया है। कौन कौन से 5 आचार्य? तो एक तो है आनंदवर्धन, वामन, तीसरा है कुंतक, चौथा है भोज, और पांचवा जो है वह है मम्मट। ठीक है, आनंदवर्धन, वामन, कुंतक, भोज और मम्मट। आनंदवर्धन ने काव्य का लक्षण क्या दिया है? काव्य से आत्मा ध्वनि। क्या लक्षण दिया इन्होंने? काव्य से आत्मा काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ये लक्षण उन्होंने दिया है। इसके बाद कुंतक की बात करें तो इन्होंने दिया है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। क्या दिया है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। मम्मट ने दिया है तद दोषो, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, सगुणावनलंकृति। अलंकृति पुनः क्वापि, ये जो लक्षण है वह मम्मट ने दिया है। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये काव्य लक्षण है
वह किसने दिया है? तो ये जो काव्य का लक्षण है वह वामन ने दिया है। अदोषो गुणवत् काव्यम, अलंकारे अदोषो गुणवत् काव्यम अलंकारेरलंकृतम। ये जो है वह भोज ने दिया है, और ये काव्य का ये लक्षण भोज ने कहां पर दिया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती कंठाभरण, कौन सी बुक है इनकी? सरस्वती कंठाभरण। इस किताब में इन्होंने इस काव्य का लक्षण दिया है, और समस्त काव्यों का खंडन जो है वह विश्वनाथ ने किया। और उन्होंने क्या लक्षण दिया? क्या दिया? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये लक्षण उन्होंने विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दिया था। ठीक है, और इसमें सभी काव्यों के लक्षण में मम्मट का जो काव्य का लक्षण था उसका विशेष इन्होंने खंडन किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की। तो इसका जो सही आंसर है, किसका लक्षण का खंडन नहीं किया है? तो दंडी जो थे, इनके काव्य का लक्षण का खंडन इन्होंने नहीं किया है। न्यक्कारो हयमेव यदरयत्सत्राप्यसो तापस प्रस्तुत उदाहरणे विश्वनाथानुसारम दोषम अस्ति। देखिए, ये जो मम्मट जो है वह कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ये काव्य का लक्षण देते हैं। इस काव्य के लक्षण में अदोष जो पद था, उस अदोष पद को जब ये सिद्ध कर रहे थे तब ये उदाहरण देते हैं कि ये जो है यह दोष रहित काव्य का उदाहरण है ना। ऐसा कहते हैं कि मम्मट कहते हैं कि दोषों से रहित जो काव्य होता है वह दोषों से रहित और गुणों से सहित और अनलंकृति जो होता है, अनलंकृत काव्य होता है, वही काव्य का लक्षण होता है। ये बात कहते हैं। तो विश्वनाथ कहते हैं कि सर्वथा दोषों से रहित जो पद काव्य होगा उसी को काव्य के लक्षण की श्रेणी में गिनेंगे। तो फिर ये जो पद्य है वह तो काव्य की श्रेणी में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो विधेय विमर्श क्या होता है? विधेय विमर्श दोष है, फिर भी इसको काव्य की श्रेणी में लिया गया है। तो ये कहते हैं कि सर्वथा मतलब संपूर्ण रूप से निर्दोष जो काव्य है वही काव्य के लक्षण में, काव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अपितु किंचित दोष युक्त अगर काव्य है तो वह भी काव्य की श्रेणी में आ जाएगा। और यह अगर ऐसा मानते कि सर्वथा दोषों से रहित ही काव्य माना जाता है तो ये जो है वह उत्तम काव्य की श्रेणी में माना जाता है, तो ये जो काव्य है वह तो अकाव्य की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए फिर कहते हैं कि विधेय विमर्श दोष होने के बाद भी ये जो है वह काव्य की श्रेणी में ही आता है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्वनाथानुसारम पदस्य लक्षणम किम? पदस्य लक्षणम किम? पद का लक्षण जो है वह कहते हैं वर्णा पदम प्रयोगा प्रयोगार्व अन्विते। जो पद की जो डेफिनेशन है वह कहते हैं वर्णा पदम प्रयोगार्व अनन्विते का अर्थ। अन्वितेकार्थ, जो अन्वितेकार्थ, इसके बाद इसका जो डेफिनेशन है वह कहते हैं कि जो पद है वह उसके 3 पद लक्षण बताए हैं कि एक तो वह प्रयोगार्थ होता है, अन्वितेकार्थ अर्थात एक अर्थ अन्वित होता है, और एकार्थ बोधकः अर्थात एक अर्थ का बोध कराने वाला होता है, वह पद होता है।
ठीक है। ऐसे वर्णों का समूह जो प्रयोग के योग हो, अन्वित हो और एकार्थ बोधक अर्थात एक अर्थ का बोधक करने वाला होता है, वह पद कहलाता है, ये विश्वनाथ कहते हैं। और इसमें जो पद का लक्षण कौन सा है, तो प्रयोगाहार, ये बात है। अन्वितम अर्थात वह पद जो है वर्ण अन्वित होने चाहिए और एक अर्थ के बोधक होने चाहिए, तो ये तीनों तो पद के लक्षण हैं। और व्युत्पत्त्यर्थ बोधक, ये जो है वह पद का लक्षण नहीं है, ये जो है वह पद का लक्षण नहीं है, इसलिए इसका विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है। वर्णा पदम प्रयोगहार अन्वितिकार्थ बोधका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अयम अश्व शब्द वाच्य इति वाक्यांश कस्य उदाहरणम अस्ति। ये जो वाक्यांश है वह किसका उदाहरण है? देखिए, साहित्य दर्पण में संकेत ग्रहण के जो उपाय हैं वह 3 बताए गए हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? तो एक तो है अवापोद्वाप, दूसरा है वह है प्रसिद्ध पदार्थ समभिव्यवहार, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो संकेत ग्रह का उपाय है वह हो गया आप्तोपदेश। ठीक है, अब अवापोद्वाप ये क्या है? इसका जो उदाहरण है वह है, इसको जो उदाहरण है वह कहते हैं कि गाम आनयः अश्वम बंधान काम नय, अर्थात गाय को लाओ, ठीक है, फिर अश्व को बांधिए, फिर गाम अश्व को घोड़े को बांध करके गाम नया गाय को वापस ले जाओ। इस तरह के जो वाक्य हैं वह कहलाते हैं अवापोद्वाप। क्या कहलाते हैं? अवापोद्वाप। और जो छोटा बच्चा होता है उस छोटे बच्चे को जो ज्ञान होता है वह अवापोद्वाप के माध्यम से ही होता है। ठीक है, प्रसिद्ध पद समभिव्यवहार, इसका उदाहरण है इह प्रसिद्ध कमलोदरे मधुनी मधुकरः पिबति। इह प्रसिद्ध कमलोदरे मधुनी मधुकरः पिबति। ये जो वाक्य का उदाहरण है वह किसका उदाहरण है? तो ये प्रसिद्ध पदार्थ पद समभिव्यवहार इसका उदाहरण है। अब आप्तोपदेश जो है उसका उदाहरण कौन सा है? तो अयम अश्व शब्द वाच्य। अयम अश्व शब्द वाच्य, ये जो उदाहरण है वह आप्तोपदेश का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर। संकेत ग्रहण के उपाय जो है वह 3 हो गए, अवापोद्वाप, अप्रसिद्ध पदार्थ समभिव्यवहार और आप्तोपदेश। ये 3 प्रकार के इसके वाक्य प्रकार हो गए और ये 3 जो है वो उनके उदाहरण है। हो सकता है परीक्षा में इनके उदाहरणों से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन सा ये जो उदाहरण है वह किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना संभवति। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है और आपको लगता होगा कि सर इतने इजी प्रश्न तो आएंगे नहीं। तो कुछ दिन बाकी है आपके परीक्षा के, फिर अपन देख लेंगे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। देखिए क्वेश्चनों का लेवल इसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा ये रहता है कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ में उस पेपर को सोल्व करना होता है। ठीक है, और वही चीज अब आप इतनी अच्छी तैयारी के बाद जहां परीक्षा देने जाओगे तब आप जरूर करके आओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना भवति। तो ये सबसे पहली बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इसकी बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं शाब्दी व्यंजना
और दूसरा जो भेद है वह है आर्थी व्यंजना। ठीक है। अब शाब्दी व्यंजना जो है वह भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अभिधाश्रयी, अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना, और ये जो है वह होगी लक्षणाश्रयी, लक्षणाश्रयी शाब्दी व्यंजना। ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना। अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना में क्या होता है? अनेक अर्थक जो शब्द होते हैं वह अनेक अर्थक शब्द, एक ही शब्द अनेक अर्थों को व्यक्त करता है, लेकिन संयोग आदि जो हेतु हैं, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, ये जो है अर्थ, प्रकरण, ये जो हेतु हैं, और ये हेतु की संख्या कितनी है? ये कुल मिलाकर के 14 हेतु हैं। कितने? ये 14 जो हेतु हैं, इन 14 हेतुओं के माध्यम से अनेकार्थक शब्द जो है वह एक अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, और वह एक अर्थ में नियंत्रित होने के बाद अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। और 14 हेतुओं के माध्यम से एकार्थ में नियंत्रित होने का जो कार्य है वह किसमें होता है? तो अभिधाश्रयी जो शाब्दी व्यंजना है उसमें यह काम होता है। ठीक है। तो अनेकार्थक शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना संभवति, तो ये इसका सही आंसर है, वह होगा अभिधाश्रया शाब्दी व्यंजनायाम। ठीक है। ये चीज क्लियर है। व्यंजना जो है उसके दो प्रकार, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना, लक्षणाश्रयी। अभिधाश्रयी जो शाब्दी व्यंजना है उनमें संयोग, विप्रयोग, इनके उदाहरण जो है उनको भी आप देख लीजिएगा। 14 हेतु और 14 हेतुओं के जो उदाहरण है, मैं फिर से कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। 14 हेतु और 14 हेतुओं के उदाहरण परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, डेफिनेट पूछा जाएगा। मैं इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं, कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी तैयारी की है और मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है साहित्य दर्पण नहीं तो साहित्य दर्पण नहीं तो काव्य प्रकाश, कहीं ना कहीं में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसको 14 हेतुओं को बहुत अच्छी तरह से, इनके उदाहरणों को बहुत अच्छी तरह से देख के जाएं, और वह 14 जो हेतु है और वह उनके जो उदाहरण है, वह उदाहरण वो किसके हैं और जो हेतु है उनके उदाहरण कौन से, ये दोनों चीजें आपको देख करके जानी है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये इति का। ठीक है। मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थान्वय सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादान एषो उपादान लक्षणा। अर्थात उपादान लक्षणा का यह प्रकार है। उपादान लक्षणा में क्या होता है? वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये, अर्थात वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ इतर आक्षेप, जो मुख्यार्थ है वह इतर आक्षेप, अपने अर्थ को छोड़ करके किसी इतर दूसरे अर्थ में वह परिवर्तित हो जाता है, वह कहलाता है उपादान लक्षणा। और लक्षण लक्षणा किसको कहते हैं? तो अर्पणम, स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये, परस्यान्वय सिद्धये, अर्थात दूसरे वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए जो मुख्यार्थ है वह मुख्यार्थ अपने अर्थ को भी छोड़ देता है। इसमें क्या होता है? मुख्यार्थ दूसरे वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए उसके परिवर्तन तो होता है, लेकिन वह अपना अस्तित्व जो है वह अपने अस्तित्व को भी बना के रखता है। लेकिन इसमें लक्षण लक्षणा में क्या होता है? वह अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर लेता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा विकल्प 2, उपादान लक्षण लक्षणा
होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादे स्थायी भावः सचेतसाम इत्यत्र व्यक्त इत्य पदस्य का अर्थ। देखिए ये जब कारिका को वहां पर इन्होंने क्लियर किया था, तब व्यक्त जो पद है इसको इन्होंने वृत्ति के रूप में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। किसको स्पष्ट किया है? वृत्ति जो है उसमें व्यक्त पद को। व्यक्तो दध्यादि नायेन व्यक्तो दध्यादि न्यायेन परिणतो, अर्थात जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव है, ये तीनों जो हैं वह, और स्थायी भाव, ये सब मिलकर के क्या होते हैं? रस रूप में परिणत होते हैं। परिणतो व्यक्तिकृतः। अर्थात स एव रस न तु दीपेन घटः इव। अर्थात यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूध जो होता है वह दूध ही दही रूप में परिणत होता है, और उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, यह सब मिल करके ही जो है वह रस रूप में परिणत होते हैं। किस रूप में परिणत होते हैं? रस रूप में परिणत होते हैं। तो यहां पर व्यक्त जो पद है, उस व्यक्त पद का अर्थ है दद्यादि नायेन परिणतः दीपेन घटः इव न। ये जो है दीपेन घट, न तो दीपेन घट इव, ये बालाइन भी लिखी गई है। तो दीपेन घट इव प्रतीता, तो ये नहीं कहा गया कि जो घड़ा होता है वह दीप की तरह, दीपक में जिस तरह परिवर्तित होता है वैसा, तो वैसा नहीं है, अपितु दूध जो है वह दही के रूप में जिस प्रकार परिणत होता है, वैसे ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी और स्थायी भाव जो हैं वह रस रूप में परिणत होते हैं। रूपकेषु एकांकः रूपकाणानाम युग्मः अस्ति। देखिए 10 रूपक जो है उन रूपकों के में किसमें कितने अंक होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 10 रूपकों की यहां बात करते हैं, नाटकम, हाण, प्रहसन, टीम, व्यायोग, समवकार, विधि, अंक और इहामृग। ये 10 रूपक के प्रकार हैं। इसमें किसमें कितने अंक होते हैं वह आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नाटक में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 5। और अधिकतम कितने अंक होने चाहिए? 10 अंक होने चाहिए। प्रकरण जो है उसमें कितने अंक होने चाहिए? तो प्रकरण में जो अंक होते हैं वह होते हैं 10। भाण में कितने अंक होते हैं? तो 1 होता है। प्रहसन जो है उसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें भी 1 अंक होता है। डीम जो है उस डीम में कितने अंक होते हैं? तो 4 होते हैं। व्यायोग, ठीक है, डीम में कितने हो गए? 4 हो गए। व्यायोग जो है उस व्यायोग में कितने होते हैं? तो व्यायोग में 1 अंक होता है। समवकार में कितने अंक होते हैं? तो समवकार में 1 अंक होता है। विधि, विधि में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। अंक में कितने अंक होंगे? तो इसमें भी 1 अंक होता है। और इहामृग जो है उस इहामृग में कितने अंक होते हैं? तो इहामृग जो है उसमें या तो 4 होंगे या फिर 1 अंक ही होगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है रूपकेशु एकांक रूपाणा,
एक ही अंक होगा, ऐसे रूपकों का युग्म कौन सा है? तो देखिए घाण में एक अंक होगा, व्यायोग में भी एक अंक होता है, अंक में एक अंक होगा और विधि में भी एक अंक होता है। देखिए घाण में एक अंक हो गया, व्यायोग में एक अंक हो गया, अंक जो है इसके बाद अंक में एक अंक हो गया और विधि, विधि में कितने अंक हो गए? विधि में भी एक अंक हो गया। इसमें देखते हैं प्रहसन, तो प्रहसन तो इसमें तो 10, प्रहसन में कितने होते हैं? प्रहसन में तो एक होता है, डिम में कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो ये विकल्प है हो ही नहीं सकता है। विधि में कितने होंगे? विधि में एक होगा। प्रहसन में कितने होंगे? तो प्रहसन में एक होगा। समवकार में कितने होते हैं? ये समवकार, समवकार में 3 अंक होते हैं, तो विकल्प ये भी सही नहीं हो सकता है। नाटकम ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नाटक में 5 या 10 जो है वह अंक होते हैं, इसलिए ये विकल्प भी नहीं हो सकता है। इसका जो विकल्प 1 है वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फलार्थी भी प्रारब्धस्य कार्यावस्था कति संति। ठीक है, फल को प्रारंभ करने की जो अवस्थाएं हैं वह कितनी है? 5 अवस्थाएं हैं। कितनी है? 5 अवस्था। कौन कौन सी हैं? तो आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और क्या है? फलागम। ये जो है वह कार्य की 5 अवस्थाएं कही गई हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। इसका सही आंसर होगा विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामायणे श्रमणादि वृतांत कस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, चलिए रामायण जो है उसके श्रमण वृतांत, देखिए सबसे कथा वस्तु जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक तो आधिकारिक और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है प्रासंगिक। क्या होता है? एक तो होता है आधिकारिक कथा वस्तु, दूसरा प्रासंगिक। आधिकारिक जो कथा वस्तु होती है वह मुख्य कथा वस्तु होती है, प्रासंगिक कथा वस्तु जो होती है वह आधिकारिक के साथ में ही चलती है और इसकी सिद्धि के लिए इसमें प्रासंगिक जो कथा वस्तु है उससे उसकी स्वयं की भी सिद्धि हो जाती है। और ये जो है प्रासंगिक जो कथा वस्तु है वह पताका और प्रक्रि, पताका और प्रक्रि, इन दोनों प्रकार की भेद से 2 प्रकार की होती है। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगत सानुबंधम पताकाख्या। क्या है? सानुबंधम पताकाख्य। प्रक्रि च प्रदेश भाग, प्रक्रि च प्रदेश भाग। अर्थात सानुबंध जो होता है वह पताका जो होती है वह सानुबंधात्मक होती है, अर्थात वह अनुबंध से सहित होती है, और वह आधिकारिक जो कथा वस्तु है उसके साथ में चलती है। ठीक है, और गौण रूप से उसके साथ में चलती है, और प्रक्रि जो है वह कुछ समय तक साथ में चलती है फिर वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है वह भी कही गई है, यद दूरम दूरम यद अनुवर्तते प्रासंगिकम सा। ठीक है, क्या कही गई है? यद दूरम अनुवर्तते, दूरम यद अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका सुग्रीवादि व्रतांतकम, और यद अल्पम दूरम नानुवर्तते सा प्रक्रि, अर्थात जो दूर तक चलती है वह तो पताका है, और जो दूरम यद न अनुवर्तते, जो दूर तक नहीं अनुवर्तन करती है वह प्रक्रि है, और वह प्रक्रि जो है उसका उदाहरण है श्रमणादि वृतांतवत, अर्थात जो श्रमण आदि रामायण में जो वृतांत है वह प्रक्रि के उदाहरण है। इसके हैं? प्रक्रि के। पताका के उदाहरण कौन से हैं? तो सुग्रीवादि वृतांत, सुग्रीवादि वृतांत, ये जो उदाहरण है सुग्रीवादि वृतांत जो है वह किसका उदाहरण है? तो वह पताका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
पताका का उदाहरण है, और श्रवणादि वृतांत जो है वह प्रकृति का उदाहरण है। तो इसमें श्रवणादि वृतांत कस्य उदाहरणमस्ति, तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति इत्यस्य। क्या होगा? प्रकृति इत्यस्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यवृत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः नाटके भवति। ठीक है, अब नाटक में ये क्या होता है? देखिए, नाटक में एक तो कुछ कथा वस्तु ऐसी होती है जिसको मंच पर अपन उसका मंचन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कथा वस्तु ऐसी होती हैं जिसको मंच पर उसका मंचन करना पॉसिबल या संभव नहीं है, तो उसको सिर्फ सूचना के माध्यम से कहा जाता है। और ऐसी कथा ऐसे दृश्य जिनको सूचना सूच्य अर्थात बोल करके सिर्फ सूचित किया जाता है श्रोताओं को, और वह कहलाती है सूच्य कथा वस्तु। और सूच्य कथा वस्तु को जिनके माध्यम से कहा जाता है वह कहलाते हैं अर्थोपक्षेपक। क्या कहलाते हैं? अर्थोपक्षेपक। अर्थात सूच्य कथा वस्तु को जिनके माध्यम से कहा जाता है वह कहलाते हैं अर्थोपक्षेपक। और अर्थोपक्षेपक जो हैं वह कितने प्रकार के हैं? तो वह जो है 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रवेशक, विष्कंभक, तुलिका, अंकास्य, अंकावतार। इस प्रकार से जो अर्थोपक्षेपक हैं वह 5 प्रकार के हैं। और विष्कंभक जो है ये लक्षण है वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। ये जिसका लक्षण है वह विष्कंभक का लक्षण है। और विष्कंभक जो होता है वह मध्यम पात्र होता है। मध्यम पात्र होता है। कैसा होता है? मध्यम पात्र, ये विष्कंभक होता है। तो इसका 16वें का जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है ना, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। प्राप्त्याशा भवति, वही कार्य की 5 अवस्थाएं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। इन 5 की डेफिनेशन आपको देख लेनी है। प्राप्त्याशा भवति, इसमें प्राप्त्याशा की परिभाषा कौन सी है? उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव। तो ये जो है विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अवमर्श संधे कस्य योगः भवति। ठीक है, अवमर्श संधि जो है उसमें किसका योग होता है? देखिए, संधि जो है वह किन किन के योग से बनती है? तो एक तो जो संधि है वह एक तो जो होती है वह अवस्था। क्या होती है? अवस्था। और इसके बाद जो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, ये जो अर्थ प्रकृतियां हैं, क्या है? अर्थ प्रकृतियां। अर्थ प्रकृति और अवस्था ये दोनों मिलकर के संधि को बनाते हैं। अब अर्थ प्रकृतियां कौन सी हैं? तो अर्थ प्रकृतियां वह है 5 हैं। एक तो है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। ये 5 जो हैं वह अर्थ प्रकृतियां हो गई। अवस्था है आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। ये 5 प्रकार के अवस्थाएं हो गई। अब इनसे जो है वह संधियां बनती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श। अवमर्श
और संधि बनेगी वह होगी निर्वहन। ये 5 संधियां बनती हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है अवमर्श संधि कस्य योगः भवति। अवमर्श संधि में किसका योग होता है? तो प्रकृ नियताप्ति इत्यस्य का विकल्प जो ये है प्रकृ और नियताप्ति इत्यस्य विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अर्थ, प्रकृति और अवस्था ये मिलकर के संधियों का निर्माण करते हैं। माहेंद्र जाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टिते दश रूपके कस्मिन् प्रसंगे इयम उक्ति। ये जो लक्षण है वह दश रूपक में किसके लिए कहा गया है? ये जो बात है वह डीम के लक्षण के प्रसंग में ये बात कही गई है और इसका सही आंसर है वो विकल्प 1 जो था वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दश रूपकस्य प्रमुख टीका ग्रंथ अस्ति। दश रूपक को लिखने वाले कौन है? तो दश रूपक को लिखने वाले धनंजय। कौन है? धनंजय है। और इसमें इसको कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 4 प्रकाशों में बांटा गया है। और इस पर धनिक जो थे उन धनिक ने अवलोक वृत्ति को लिखा है। किसको लिखा है? अवलोक वृत्ति को धनिक ने इस दश रूपक पर लिखा है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वृत्त्या कति भेदा भवन्ति। भारतीय वृत्ति है ना, कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती। नाटक में 4 वृत्तियां होती हैं, ये आप सभी जानते हो। और भारतीय वृत्ति के कितने भेद होते हैं? तो भारतीय वृत्ति जो है वह संस्कृत भाषा के वाग व्यवहार पर, संस्कृत भाषा के वाक व्यवहार पर, संस्कृत भाषा के वाग व्यवहार पर आश्रित तो होती है। और इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो प्ररोचना, विधि, आमुख और प्रहसन। ये भारतीय जो वृत्ति है उसके 4 भेद होते हैं। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्रानुसारम सुमेलितम नास्ति। देखिए ये श्लोक जो है वह बार बार पूछा जाता है। नेट की परीक्षा दोगे आप उसमें भी पूछते हैं और यहां असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसमें भी पूछा जाता है। जिग्राह पाठ्य ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसानात् वर्णादपि। अर्थात ऋग्वेदात पाठ्य, यजुर्वेदात अभिनयः, सामवेदात गीतः और अथर्ववेदात कथा। अर्थात कथा को नहीं लिया गया है अपितु अथर्ववेद से रस को लिया गया है। और इस प्रकार से चारों वेदों में से इन भाग को लेने के बाद पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना को किया गया है। ये चीज कहा गई है। तो अथर्ववेद से क्या लिया गया है? रस को लिया गया है। तो 22वें का जो चौथा विकल्प है ये जो है वह सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्रपाणाम कते कृते श्रेष्ठ मंडपम अस्ति। देखिए जो नाट्य मंडप होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकृष्ट, त्रयस्त्र, विकृष्ट, चतुरस्त्र, त्रयस्त्र और त्रयस्त्र। ये 3 प्रकार के नाट्य मंडप होते हैं। प्रत्येक नाट्य मंडप 3 प्रकार का होता है। एक तो ज्येष्ठ, मध्यम और अवर। ज्येष्ठ नाट्य मंडप होता है वह किसके लिए होता है? देवताओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? देवताओं के लिए होता है। मध्यम नाट्य मंडप जो होता है वह नृपाणाम, है ना, नृपाणाम मने राजाओं के लिए होता है। और अवर नाट्य मंडप है ये प्रजाजन के लिए होता है। प्रजाजन या सामान्य लोगों के लिए जो नाट्य मंडप होता है वह अवर नाट्य मंडप होता है।
ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है नृपाणाम कृते श्रेष्ठ नाट्य मंडप कौन सा है, तो श्रेष्ठ नाट्य मंडप जो है वह मध्यम नाट्य मंडप है, वह राजाओं के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभागा छिन्नया रज्ज्वा सूत्र भंगस्य फलम किम। देखिए, नाट्य मंडप का जब निर्माण किया जाता है तब रस्सी के द्वारा उसका माप किया जाता है। उस माप को करते समय देखिए ज्योतिष का भी नाट्य शास्त्र में बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं कि उस रज्जू के तीसरे भाग से टूटने पर जो है वह क्या होता है, तो तीसरे भाग से टूटने पर राष्ट्र कोपो भविष्यति, अर्थात देश जो है हमारा, उस देश पर कोई न कोई जो है वह विपत्ति आने वाली होती है। और अगर बीच में से टूट जाती है रस्सी तो स्वामीनो मरण ध्रुवम, जो नाटक का स्वामी है उसका मरण हो जाएगा। और चतुर्थ भाग है ना, एक चौथाई भाग से अगर रस्सी टूटती है तो प्रयुक्तुर नाश उच्चते, जो प्रयुक्तु है उसका नाश कहा जाता है। और हाथ से अगर वह रस्सी छूट भी जाती है तो वह कश्चित अपचय भवेत, अर्थात कुछ न कुछ अपशकुन होगा। ठीक है, इस प्रकार से चार प्रकार का फल जो है वह नाट्य शास्त्र में कहा गया है। अगर तीसरे भाग से रस्सी टूटती है तो उसमें राष्ट्रकोप होगा, बीच में से रस्सी अगर टूटती है तो स्वामी का मरण हो जाता है, और एक चौथाई जो भाग है उसका वहां से अगर रस्सी टूटती है तो प्रयुक्तर नाश उच्चते, प्रयुक्ता का नाश हो जाता है। और हाथ से अगर रस्सी छूट भी जाए तो वह कश्चित्वपचय भवेत, अर्थात कुछ न कुछ जो है वह अपशकुन होने वाला है। इसके श्लोक को आप जरूर देख लीजिएगा। जर्जरे स्थित देवता नाम समुचित क्रम अस्ति, जो इंद्र का जो जर्जर था जिसने समस्त विघ्नों को नष्ट कर दिया, उसमें क्या था, 5 पर्व थे। कितने पर्व थे, 5 पर्व। 5 पर्वों में एक एक अधिष्ठात्री उनको देवताओं को वहां पर नियुक्त किया है। और इसका श्लोक था क्षीर पर्वे स्थितो ब्रह्मा द्वितीय शंकर तथा तृतीय च तो विष्णु चतुर्थ स्कंद में च पंचमे च महानागा, अर्थात कहते हैं क्षीर पर्वये स्थिति ब्रह्मा द्वितीय शंकर तथा तृतीय च स्थितो विष्णु चतुर्थ स्कंद में च पंचमे च महानागा। ये जो है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। जो जर्जर है उसके पहले पर्व पर ब्रह्मा को स्थित किया है, द्वितीय पर शंकर को स्थापित किया है, तृतीय में विष्णु को स्थापित किया है, चतुर्थ पर्व पर स्कंद को स्थापित किया है, पंचम पर्व पर महानाग जो है उनको स्थापित किया है। इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3। ये समस्त देवताओं का क्रम भी आपको पता होना चाहिए और कौन कौन से देवताओं की जर्जर पर नियुक्त की है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवर प्रेक्षाग्रह से परिणामम परिमाणम भवति। देखिए, ज्येष्ठ, मध्यम और अवर, ये 3 प्रकार जो है वह प्रेक्षाग्रहों के होते हैं। ठीक है, उसमें ज्येष्ठ जो है प्रेक्षाग्रह वह 108 हाथ का होता है। अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम, ठीक है, चतुष्षष्टि तु मध्यमम, ये बात कही गई है। अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम चतुष्षष्टि तु मध्यमम, अर्थात जो मध्यम नाट्य मंडप होता है वह चतुष्षष्टि हस्तात्मकम, अर्थात 64 हाथ से युक्त होता है। और अवर प्रेक्षाग्रह 32, अर्थात 32 हस्तात्मक जो है वह अवर प्रेक्षाग्रह होता है। और अवर प्रेक्षाग्रह से परिणामम अस्ति, तो इसका जो सही आंसर है वह है 32 हस्त प्रमाणात्मकम। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणेन योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, वृत्ति में से लिया हुआ प्रश्न है। नाम किम, ये काव्य प्रकाश में है। काव्य के हेतु जो हैं वह 3 बताए हैं मम्मट ने। शक्ति, निपुणता, शक्ति, निपुणता और अभ्यास।
ये प्रश्न मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था कि मम्मट ने काव्य के हेतु कितने बताए हैं, तो मैंने बताया था कि सर शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 काव्य के हेतु बताए हैं। फिर मेरे को बोला कि आप आगे बोलिए, तब मैंने फिर शक्ति की परिभाषा भी बोली थी। कवित्व बीज रूप जो शक्ति प्रतिभा है, उसी को शक्ति कहा जाता है। तो इतना बोलने के बाद ही इन्होंने मेरे को पूछ लिया निपुणता जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तब मैंने बताया था कि निपुणता जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है व्युत्पत्ति होती है। क्या होती है? व्युत्पत्ति। शक्ति की जो डेफिनेशन है वह है कवित्व बीज रूप, कवित्व बीज रूप कवित्व बीज रूप शक्ति विशेष, कवित्व बीज रूप प्रतिभा, और इस शक्ति को ही प्रतिभा के नाम से भी जाना जाता है। और अभ्यास किसको कहते हैं? तो काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुद्देशन करणे योजने च पुनः पुण्य, शास्त्रों में पुनः पुण्येन प्रवृत्ति नाम अभ्यास। इसका सही विकल्प है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। काव्य प्रकाशे विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्थम कह उच्यते। ये जब अभिहितान्वयवाद और अब अन्विताभिधानवाद की बात करते हैं, शब्द जो होता है वह उपाधि के भेद से कभी वाचक, कभी लक्षक और कभी व्यंजक होता है। ठीक है, और वही शब्द अर्थ के भेद से भी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ रूप होता है। ठीक है, और अभिहितान्वयवादी ये मानते हैं कि एक तात्पर्यार्थ नाम की भी शक्ति होती है। क्या होती है? तात्पर्यार्थ नाम की भी शक्ति होती है। और अभिहितान्वयवादी जो है वह कौन है? कुमारिल भट्ट जो है वह है। अन्विताभिधानवादी कौन है? तो प्रभाकर मिश्र है, वह अन्विताभिधानवादी है। वाच्य एवं वाक्यार्थ, ये जो बात मानते हैं वह अन्विताभिधानवादी जो है वह मानते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर होगा। तात्पर्यार्थ जो है वह इसका सही आंसर है। गुणानाम व्यंजकता कतिधा भवंती। गुणों की जो व्यंजकता है वह कितने प्रकार की कही गई है? तो गुणों की जो व्यंजकता है, वर्णा, समास और रचना तेसा व्यंजकता मिथा। कहा गया है वर्णा, समास और रचना तेषाम व्यंजकता विधा। अर्थात जो गुण है उन गुणों की वर्ण, समास और रचना, इन 3 के भेद से इनकी व्यंजकता है वह 3 प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर है वर्ण, समास और रचना। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मम्मटस्य काव्ये सकल शास्त्रे सकल प्रयोजन मौलिभूत काव्य प्रयोजनम उक्तम। देखिए मम्मट ने प्रयोजन जो बताए हैं वह 6 प्रकार के बताए हैं। काव्यम यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विधि, इसके बाद है व्यवहार विधि, जीवेतर रक्षते, सद्यः परनिवृत्ते, कांता सम्मीत, उपदेश युजे। ठीक है, ये मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। उसमें यश से, अर्थकृते और व्यवहार विधि, ये 3 जो प्रयोजन हैं ये तो हैं कविनिष्ठ प्रयोजन हैं। किसके हैं? ये जो प्रयोजन है वह कविनिष्ठ प्रयोजन है। और व्यवहार विधे, सद्य परिनिवृत्ते, कांता सम्मित, उपदेश युजे,
ये 3 प्रयोजन है वह सहृदयनिष्ठ प्रयोजन है। 3 प्रयोजन कैसे हैं? सहृदयनिष्ठ प्रयोजन है, और उसमें भी समस्त प्रयोजनों का जो मूल है वह सद्यः पर निवृत्त है। उसकी वृत्ति में कहा गया है कि शास्त्रे सकल प्रयोजन मौलीभूत समनंतरमेव रसादभूत जो है वह कौन सा प्रयोजन है? तो सद्य पर निवृत्ति, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन का मूल प्रयोजन क्या होता है? तो रसों की अनुभूति, और रसों की अनुभूति का जो प्रयोजन है वह इसमें इससे सिद्ध होता है। तो इसको जो है वह सकल प्रयोजन मौलीभूत कहा गया है। सद्य पर निवृत्ति जो है उसको सकल प्रयोजन मौलीभूत प्रयोजन कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से जो हमारे काव्य शास्त्र जो हमारे सिलेबस में है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने प्रश्न बताए हैं उससे संबंधित जो भी मैटर और है बचा हुआ उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से करके जाइएगा। डेफिनेट आपको ये जो यूनिट है वह बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। बस अब कुछ दिन बचे हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जितना समय मिलता है आप अनवरत रूप से जारी रखिए। तब अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।